Hey everyone, I am Mr. X and welcome to my HTML CSS कोर्स। तो आज है हमारा डे 2। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ली थी HTML CSS की, और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे HTML CSS की बेसिक सेटअप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन HTML CSS को सेटअप करने से पहले हमें हमें ये जानना जरूरी है कि HTML का कोड स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जो हमारा HTML का स्ट्रक्चर है वो किन चीजों से बना है। तो सबसे पहले जो हमारा HTML का कोड स्ट्रक्चर है वो बनता है टैग्स से। ठीक है, टैग्स के बाद हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स के बाद आते हैं एक और चीज जो कि है एट्रीब्यूट्स। तो इन तीन चीजों को मिला के हमारा जो HTML का कोड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैग से। टैग्स जो है, जैसे आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टैग्स का यूज करके वेब पेज में एलिमेंट्स को डिफाइन करता है। ठीक है, वो ये टैग्स ही है जो एक वेब पेज को सॉरी एक वेब ब्राउजर को बताते हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली टैग्स वो कीवर्ड्स हैं जो कि ये डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे वेबसाइट में या वेब पेज में होने चाहिए। ठीक है, टैग्स को डिफाइन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। टैग्स में दो चीजें आती है। सबसे पहले एक आता है ओपनिंग टैग नेम और एक क्लोजिंग टैग नेम। जिसको टैग, बहुत सारे टैग्स होते हैं हमारे HTML में। ठीक है, अलग अलग पर्पसेस के लिए। अगर हमें इमेज एलिमेंट बनाना है तो इमेज टैग यूज करेंगे। कोई टेक्स्ट, अगर हमें कोई पैराग्राफ लगाना है तो पैराग्राफ एलिमेंट यूज करेंगे, पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो टैग्स जो है उनको जो लिखने का जो तरीका है वो ये बहुत सिंपल है। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो टैग नेम है, जैसे कि हमारे पास पी टैग है पैराग्राफ लिखने के लिए, तो पी टैग में दो चीजें आ जाएंगी। एक हमारा ओपनिंग पी टैग और एक हो जाएगा क्लोजिंग पी टैग। कहने का मतलब है ओपनिंग टैग नेम और क्लोजिंग टैग नेम। ठीक है, और दोनों टैग नेम्स को हम एंगल ब्रैकेट्स में एनक्लोज करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है, टैग्स को लिखने का बेसिक तरीका है टैग्स को लिखने का। ठीक है, और टैग्स जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, टैग्स जो है वो यूज होते हैं हेडिंग्स बनाने के लिए, पैराग्राफ्स बनाने के लिए, लिंक्स बनाने के लिए, इमेजेस बनाने के लिए, और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, और टैग से जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है एक वेब ब्राउजर को कि क्या चीज दिखानी है, कौन कौन सी चीज दिखानी है हमारे वेबसाइट में। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो HTML टैग्स के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे मैंने बोला था कि अगर हमारे पास जैसे हेडिंग टैग है, H1 टैग है जो कि टॉप लेवल हेडिंग प्रोवाइड करते हैं। हम सारे टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बट आप एग्जांपल देखो यहाँ पे। तो देखो H1 टैग है, H1 टैग में दो चीजें आ रही है, एक हमारा ओपनिंग H1 टैग और एक क्लोजिंग H1 टैग। हम कैसे डिनोट कर पा रहे हैं कि H1 ओपनिंग है और H1 क्लोजिंग है। ठीक है, देखो जो क्लोजिंग टैग होता है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट आता है, वो है स्लैश। ठीक है, तो ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं आता, क्लोजिंग टैग में स्लैश होता है। ठीक है, तो ये तरीका है पहचानने का कि हमारा ओपनिंग टैग कौन सा है और क्लोजिंग टैग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे H1 टैग है, वो उसमें क्या है, ओपनिंग H1 टैग में देखो कोई स्लैश नहीं है और क्लोजिंग H1 टैग में स्लैश है। और ये डिफाइन करते हैं कि हमारा एरिया कितना है टैग का। ठीक है, इसके बीच में ही हम कंटेंट लिखते हैं। जैसे हमारे पास एक P है पैराग्राफ टैग, इसके अंदर देखो कि P का जो ओपनिंग टैग है और P का जो क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में हम अपना पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे टैग्स हैं, कुछ H1 टैग है, पैराग्राफ टैग है। ऐसे हमारे पास एक आगे एंकर टैग है जिनको हम लिंक टैग भी बोलते हैं। सिमिलरली इमेज टैग है। ऐसे हमारे बहुत सारे टैग्स होते हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो इन टैग्स हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से यूज भी करेंगे, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो एलिमेंट्स जो है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वेब पेज के। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब हम Amazon की साइट्स वगैरह देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था एक वेबसाइट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट का अलग अलग पर्पस होता है। ठीक है, इमेज एलिमेंट है, वो टेक्स्ट दिखाने के लिए थोड़ी यूज होगी, इमेज दिखाने के लिए यूज होगी बेसिकली। ठीक है, हमारा पैराग्राफ टैग है, वो पैराग्राफ दिखाने के लिए यूज होगा। ठीक है, वैसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बटन एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो ये एलिमेंट्स हैं सिमिलरली टैग्स की तरह इनको एंगल ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है। आप आगे एग्जांपल भी दे सकते हैं। एक हमारे पास P एलिमेंट है जिसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज अ पैराग्राफ एलिमेंट। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो ये टैग है और जो एलिमेंट है दिखने में काफी सिमिलर है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि टैग है कि ये एलिमेंट है। अगर हमारे पास बहुत सारे टैग्स दे दिए, ठीक है, हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ और एलिमेंट और पैराग्राफ टैग दिखने में दोनों सिमिलर है। डिफरेंस क्या है एक टैग और एलिमेंट में, बस एक छोटा सा डिफरेंस है ये कि आपने अगर नोटिस किया होगा HTML टैग्स जब हम पढ़ रहे थे, उसके एग्जांपल्स देख रहे थे, तो H1 टैग या फिर P टैग, दोनों टैग एम्प्टी थे। मैंने आपको बोला था P टैग के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम कंटेंट लिखेंगे, और बीच का कंटेंट खाली था, मतलब वो टोटली एम्प्टी था। तो एक टैग जो है वो टोटली एम्प्टी होता है। वो एलिमेंट तब बनता है जब उसके अंदर हम कोई कंटेंट डालते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास एक P एलिमेंट है और ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है जो कि है दिस इज अ पैराग्राफ एलिमेंट। ठीक है, तो एक टैग एलिमेंट कब बनता है,
जब इस टैग में कंटेंट आ जाए। तो एक टैग को तब तक हम टैग बोलते रहेंगे जब तक उसमें कोई कंटेंट ना आ जाए। जैसे उसमें कंटेंट आएगा वो एक एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिक डिफरेंस पता लग गया टैग्स और एलिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है बेसिक। ठीक है, और एलिमेंट्स में क्या है, हम कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन करते हैं। एट्रीब्यूट्स हम जस्ट आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। ठीक है, अब बस इतना जान लो कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसी एलिमेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और किसको करते हैं, वेब ब्राउजर को। क्योंकि ये सारी चीजें जो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इसको हम रन किसमें करते हैं, वेब ब्राउजर में। तो जो भी इंफॉर्मेशन जो ये निकालता है या फिर आउटपुट दे रहा है वो किसको जाएगी, वेब ब्राउजर्स को ही जाएगी। ठीक है, चाहे वो टैग्स है चाहे वो एलिमेंट्स है, वो किसको बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट ऐसी होगी, हमारे वेब ब्राउजर को। क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है वो कहाँ दिखेगी, हमारे वेब ब्राउजर्स में दिखेगी। ठीक है, तो वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये एलिमेंट है और ये ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, या फिर ये जो टैग्स और एलिमेंट्स का बेसिक जो फंडा है वो यही है, बेसिक जो काम है वो यही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एलिमेंट्स के। सिमिलरली जैसे हमने टैग्स में देखा था H1 टैग था, P टैग था, वैसे हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस क्या है और टैग्स में और एलिमेंट्स में, H1 टैग उसमें एम्प्टी था, P टैग उसमें एम्प्टी था, लेकिन यहाँ पे कंटेंट है बीच में। H1 टैग के अंदर एक कंटेंट है जो कि हेडिंग 1 है। ठीक है, जो कि हमारी टॉप लेवल हेडिंग बन जाती है। आगे हमारे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट है जिसके अंदर कंटेंट है, दिस इज अ पैराग्राफ और टेक्स्ट। तो ये बेसिक डिफरेंस था HTML टैग्स और एलिमेंट्स में। और बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कई बार पूछ लिया जाता है। ये बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक है, बट कई बार पूछ लिया जाता है और बड़े बड़े डेवलपर्स कई बार भूल जाते हैं इन चीजों को कि एक टैग और एलिमेंट में बेसिक छोटा सा डिफरेंस क्या है। ठीक है, हर चीज हर किसी को याद नहीं रहती। ठीक है, तो आप क्या है कि ये चीज अगर लिख के देखें या फिर आप कहीं नोट कर लें। ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उन चीजों को दोबारा पढ़ लें एक बार। ठीक है, तो बेसिक बेसिक डिफरेंसेस है जो मैं आपको बोल रहा हूँ लिखने के। तो आप एडिशनली या तो नोट्स बना लें। ठीक है, तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप क्या होगा कि जब इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए जाएंगे तो आपकी छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी और आप इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। चलिए हम एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट्स जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, किसी एलिमेंट के बारे में जो कि एक वेब ब्राउजर को बताया जाता है। तो अब इसका यूज क्या होता है। ठीक है, अब देखो कि मैं बेसिकली पहले बता देता हूँ कि इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। ये हम ओपनिंग टैग में डालते हैं, किसी भी एलिमेंट के ओपनिंग टैग में। मैंने आपको बताया दो चीजें होती हैं, ओपनिंग टैग एक क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में स्लैश लगता है, तो हमें स्लैश वाले में नहीं ओपनिंग टैग में डालना है एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं आगे पढ़ेंगे, आगे बेशक पढ़ेंगे आगे कैसे डिफाइन करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो एट्रीब्यूट्स है वो हमारे ओपनिंग टैग में होते हैं। और उसमें होता है क्या है, सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम होता है और आगे हम उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं या उनकी क्या क्या वैल्यूज है या हमें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जस्ट आपको ये जानना है कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं और कैसे उनको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, देन जब हम आगे की धीरे धीरे कोडिंग करेंगे, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मुझे याद नहीं रहते थे। ठीक है, जैसे हम कोडिंग जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, आपको एक हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, देन आपको धीरे धीरे सब चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप टाइप कर पाओगे, जिसे हम मसल लर्निंग कहते हैं। ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को सब कुछ याद रहेगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले एट्रीब्यूट्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक एंकर टैग है। ठीक है, जैसे जो कि मैंने बोला लिंक टैग होता है। ये क्या करता है, हमारे वेब पेज को किसी और वेबसाइट या वेब पेज के साथ लिंक कर देता है। ठीक है, जहाँ पे लिंक करने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज हुआ है href। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एट्रीब्यूट्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। जस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक href एट्रीब्यूट यूज हुआ है। href एट्रीब्यूट का मैं बेसिक यूज बताता हूँ क्या होता है। ये ब्राउजर को बताता है कि किस वेब पेज पर जाना है। ठीक है, अब आप लिंक पे क्लिक करोगे वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, बट वो वेब ब्राउजर को पता भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो वो कैसे जाएगा, वो कौन से वेबसाइट पे वेब पेज पे जाएगा वो हमें डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए एट्रीब्यूट यूज होता है href। डिफाइन करने का तरीका देखो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे href देख रहे होगे, वो एट्रीब्यूट का नेम है। देन हम एक इक्वल टू साइन यूज करते हैं ताकि हम बता सकें इसकी वैल्यू क्या है। और वैल्यू को हमेशा याद रखना, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को हमेशा डबल कोटेड कोमा में लिखा जाता है। ठीक है, डबल कोटेड कोमा में इसकी वैल्यू क्या है, देखो href है हमारा एक डेस्टिनेशन एट्रीब्यूट है जो कि ये बताता है कि डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। तो बेशक यहाँ पे हम डेस्टिनेशन URL ही लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने URL लिखा हुआ है और जैसे लिंक पे क्लिक होगा वो लिंक उस URL पे नेविगेट हो जाएगा। वैसे हमारे पास एक इमेज टैग है, इमेज एलिमेंट है, सॉरी इमेज एलिमेंट के अंदर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स यूज हुए हैं यहाँ पे। कैसे पता लगा, क्योंकि उनका लिखने का जो तरीका है वो एट्रीब्यूट जैसा है, इसलिए हमें पता लग गया कि एट्रीब्यूट्स है। सबसे पहला एट्रीब्यूट है src, शॉर्ट फॉर सोर्स। देखो इमेज एलिमेंट क्या करता है, एक वेब ब्राउजर को ये बताता है कि ये एक इमेज है, बट उसको ये नहीं पता ना कि कौन सी इमेज शो करनी है।
वो इमेज हम देंगे एज ए यूजर, हम देते हैं कि कौन सी इमेज उठानी है, ठीक है, हमारे लैपटॉप में से या फिर अपने नेट से कोई उठानी है इमेज, ठीक है। अगर जो भी चाहे आप नेट से उठा रहे हो चाहे आप लैपटॉप से उठा रहे हो, उनका हमें यूआरएल पैथ जो कहाँ वो इमेज हमारी स्टोर कहाँ स्टोर है, ठीक है, या तो वो नेट से उठा रहे हैं तो उसका जो यूआरएल वो लिखेंगे, या हमारे लैपटॉप में है तो उसका हम पैथ देंगे कि कहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है, वो हमारे सोर्स में जाता है, सोर्स एट्रीब्यूट में जाता है। देन यहाँ पे एक ALT जिसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर अल्टरनेटिव, ठीक है, ये एट्रीब्यूट क्या करता है। अब मान लो किसी वजह से आपकी इमेज, अगर हम बात करें नेटवर्क इमेज जो हमें नेट से उठाई होती है, ठीक है, तो वो इमेजेस जो होती है, मान लो आपका नेट ऑफ है या कैसे भी नेटवर्क एरर आ गया, ठीक है, आपका नेट नहीं चल रहा है, कुछ भी हो गया, नेटवर्क एरर आ गया, तो वो वेबसाइट वहां पे इमेज शो ही नहीं होगी वेबसाइट में। उन केसेस को हैंडल करने के लिए एक और एट्रीब्यूट बनाया गया जिसको हम आल्ट एट्रीब्यूट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर अल्टरनेटिव। ये क्या करता है, अगर इमेज शो नहीं होगी तो उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट टेक्स्ट की फॉर्म में कि ये बताएगा कि इमेज कोई डिस्क्रिप्शन देगा इमेज की, यहाँ पे ये इमेज थी, हाँ समहाउ उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इमेज लोड नहीं हुई इसलिए ये टेक्स्ट लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल है। चलिए आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि हम रिवाइज करेंगे हर एक चीज, ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, बेसिक डिफरेंस टैग और एलिमेंट में। आप भी रिमाइंड करने की कोशिश करना। सबसे पहले देखते हैं एक टैग में क्या होता है। टैग में दो चीजें होती हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। आपको पता ही है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंस है। क्लोजिंग टैग में एक स्लैश लगा होता है और ओपनिंग टैग में स्लैश नहीं होता है, ठीक है। लिखने का तरीका आप सामने देख ही रहे हैं। जैसे ये एक सिंपल सा टैग है, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे इसमें कंटेंट आएगा, जैसे इसमें कंटेंट आएगा ये एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। अब आपको बेसिक डिफरेंस समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है माइंड में कि एक टैग कब एक टैग है और कब वो एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। तो टैग और एलिमेंट बहुत आपस में रिलेटेड है, बस छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल के लिए लेट्स से हमारे पास एक H1 टैग है। H1 टैग अभी तक टैग ही है, एक हेडिंग टैग ही है, टॉप लेवल हेडिंग टैग। अभी तक ये हेडिंग ही टैग ही है। जैसे इसमें हम कंटेंट डालेंगे, जैसे कि आई एम हेडिंग, अब ये क्या बन चुका है, एक एलिमेंट बन चुका है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं कि कैसे डिफाइन होते हैं एट्रीब्यूट्स HTML के अंदर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं, और उनका जो सिंटेक्स क्या लिखने का तरीका क्या होता है वो ये है। एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं, नेम के बाद हम इक्वल टू साइन लगाते हैं, देन हम डबल कोटेड कोमा में उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं। अगेन मैं ये बोलूंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, और आपको पजल होने की जरूरत भी नहीं है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या वैल्यूज होंगे हमें याद करनी पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम हमें याद हो जाती है, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे वो टाइम टू टाइम हमें हमारे माइंड में चली जाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स के लिए हम लेट्स से करते हैं कि हमारे पास एक इमेज टैग है और उसके अंदर हमने दो एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं, जैसे जो कि आपको मैंने अभी जस्ट डिफाइन की, वो है ये सोर्स एट्रीब्यूट और आल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं कि कैसे एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो अब क्या है कि हमारा जो बेसिक HTML का कोड स्ट्रक्चर है, आपने सारा देख लिया कि क्या क्या होते हैं, टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब ये कौन कौन से टैग्स होते हैं, हमारे जो HTML का जो बेसिक कोड स्ट्रक्चर है, जो कि हर एक डेवलपर को लिखना पड़ता है ये कोड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से टैग होते हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा HTML का कोड स्ट्रक्चर। अगर आप इसको ध्यान से देखें, सबसे पहले जो है फर्स्ट लाइन इसमें है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का क्या मतलब है कि वो ये बताता है वेब ब्राउजर को, देखो जो भी चीज है कोड हम कर रहे हैं वो सारी इंस्ट्रक्शन किसको मिल रही है, वेब ब्राउजर को मिल रही है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं डॉक टाइप HTML, तो ये बताता है कि हमारी जो फाइल है वो HTML फाइल है, हमारे वेब ब्राउजर को बताती है कि जो आप फाइल रन कर रहे हैं वो HTML फाइल है। बट इसका सिर्फ यही यूज नहीं है, इसका एक अनदर यूज केस है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, कि जो हमारी डॉक टाइप HTML जो हम ये लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, कि वो वेब ब्राउजर को ये भी बताता है कि हम HTML के कौन से वर्जन यूज कर रहे हैं। आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि HTML के बहुत सारे वर्जन हैं, ठीक है। जो करंटली है वो HTML5 वर्जन है। तो अगर आप लिखते हो डॉक टाइप HTML, जो लिखने का तरीका वही है, एंगल ब्रैकेट्स है, और एक चीज अलग है कि इसमें सिर्फ ओपनिंग टैग ही लिखा हुआ है और यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी साइन शुरू में यूज हुआ है, ठीक है। तो ये जस्ट डॉक टाइप HTML लिखने का तरीका है, आप एज इट इज याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। और डॉक टाइप चाहे कहने का क्या मतलब है, डॉक टाइप जो है वो ये बताता है HTML का कौन सा वर्जन अभी वेब ब्राउजर में रन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभी लिखते हैं डॉक टाइप HTML तो वो वेब ब्राउजर को ये बताता है कि ये HTML5 वर्जन है। कौन सा वर्जन है, HTML5, जो लेटेस्ट वर्जन है HTML5, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लिखना जरूरी है,
ठीक है, अगर हम ना ही बताएंगे कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, और हमने एक्सटेंशन तो नहीं रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सटेंशन किस लिए होती है, यही बताने के लिए होती है ना कि फाइल का टाइप है ये, ठीक है, हमने एक्सटेंशन दे रखी है, तो हमें डॉक्टर लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, अगर हम नहीं लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इस कोड को रन करोगे, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली सारा करके बताऊंगा, अगर आप इस कोड को रन करते हो तो आप देखोगे कि ये रन हो रहा है, फिर हमें डॉक्टर लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि कई वेब ब्राउजर्स में जो देखिए हमारी साइट है वो लाखों लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम किसी डोमेन पे या फिर हम जब उसको लाइव करते हैं तो बहुत से लाखों लोग करोड़ों लोग एक वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग वेब ब्राउजर्स पे लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अगर हम उसको बताते हैं नहीं कि हम वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं एचटीएमएल का, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से उसको रेंडर करता है, अपना वर्जन कोई ले सकता है वो, ठीक है, वो पुराना वर्जन भी उठा के ले सकता है। अब पुराने वर्जन में प्रॉब्लम क्या है, नए वर्जन में क्या अगर हम नए वर्जन नहीं यूज करते पुराने वर्जन में क्या प्रॉब्लम आएगी मैं वो बताता हूँ। देखो एचटीएमएल अपग्रेड कैसे हुआ, हर साल जब भी मतलब एचटीएमएल अपग्रेड हुआ है, एक वर्जन अपग्रेड हुआ है, तो उसमें नए नए टैग्स आते रहे, तो आपने जो वेबसाइट से वो न्यू टैग्स जो मॉडर्न टैग्स है उनसे मिलके बनाया है, ठीक है। अगर जो वेब ब्राउजर है पुराना वर्जन यूज करता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो टैग्स उनको शो ही नहीं होंगे, मतलब आपकी वेबसाइट उनको दिखेगी ही नहीं, कई चीजें वेबसाइट में उनको दिखेंगी ही नहीं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए डॉक टाइप को लिखना बहुत जरूरी बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार ये डॉक टाइप के ऊपर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो कोडिंग में एक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये टिप है कि हर चीज के ऊपर क्वेश्चन करा करो, अगर हम ये चीज लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, आखिर क्या यूज है इसका, ठीक है। कोई भी चीज एज इट इज मत जाने दो, आप एक डेवलपर हो, ठीक है, आप एक डेवलपर बनने वाले हो आगे, ठीक है, तो हर एक चीज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ये चीज हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। जब आप ये एटीट्यूड लाओगे ना अपने अंदर, तो क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चंस ना आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखो आपको खुद को नहीं पता होगा, आप गूगल करोगे, गूगल को कई बार नहीं पता होता क्योंकि हमें कई चीजें गूगल में नहीं मिलती है, ठीक है। हम यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में भी कई चीजें कोई ढंग से समझा रहा होता है, कोई ढंग से नहीं समझा रहा होता है, तो मैं आपको एक टिप देता हूँ, चैट जीपीटी को यूज करो, और भी एआई टूल्स हैं, ठीक है, उनको यूज करो, ठीक है। इवन आपको गूगल से आई थिंक सो मिल जाएगा, और स्टैक ओवरफ्लो से मिल जाएगा, वेबसाइट है ये, एंड यूट्यूब से काफी हेल्प मिल जाएगी। बट अगर हम दोनों पे आपको नहीं मिल रहा तो मैं आपको टिप दूंगा कि आप चैट जीपीटी को जाके एक्सप्लेन करो कि मुझे ये चीज जाननी है कि ये चीज क्यों हो रही है, ठीक है। जब ऐसे ऐसी चीजें क्यूरियोसिटी दिखाओगे अपने अंदर तो आपको हर एक चीज समझ आने लगेगी, ठीक है, देन आप कोडिंग को इंटरेस्ट लेके कर सकते हैं। देखो डॉक्टर एचटीएमएल तो हो गया, देन आता है हमारे पास पहला टैग है एचटीएमएल टैग। मैं आपको बता दूं ये चीज पॉइंट करने वाली नोट करने वाली है कि एचटीएमएल टैग जो हमारा रूट एलिमेंट है, ठीक है, और एलिमेंट क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट होगा। एचटीएमएल का अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है, और ओपनिंग टैग में एक और चीज है वो है एट्रीब्यूट। मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में यूज होता है, यहाँ पे एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, लैंग, शॉर्ट फॉर लैंग्वेज, और इक्वल टू के बाद वैल्यू क्या है, en, शॉर्ट फॉर इंग्लिश। तो बेसिकली हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि लैंग एट्रीब्यूट क्या करता है। अब देखो, अब आपने वेबसाइट रन की है, ठीक है, कई वेबसाइट्स सॉरी अपने वेब ब्राउजर्स में ना क्या करते हैं कई लोग, वो ट्रांसलेटर्स यूज करते हैं, या कई चीजें ट्रांसलेटर बाय डिफॉल्ट कई बार ऑन हो जाते हैं या फिर गलती से ऑन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट उनको ट्रांसलेट होकर शो करेगी, ठीक है, और वो लैंग्वेज कई बार वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, ये वेबसाइट ऐसी क्यों दिख रही है, ठीक है। उस चीज को टैकल करने के लिए क्या होता है कि हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं लैंग्वेज, वो वेब ब्राउजर को ये बताता है कि चाहे कोई भी ट्रांसलेटर यूज हो रहा हो, मेरी वेबसाइट की जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज होगी, जैसे ही मेरा वेबसाइट रन होगा उस टाइम जो उसकी लैंग्वेज होगी वो है इंग्लिश, en जो यूज हुआ है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश ही होनी चाहिए हमारे, बाद में चाहे वो चेंज कर ले ट्रांसलेट कर ले वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। लेकिन वेबसाइट जब लोड हो किसी भी ब्राउजर में, किसी भी मतलब दुनिया के ब्राउजर में, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए इंग्लिश। इसलिए हम एचटीएमएल जो हमारा रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट क्यों, क्योंकि सबसे पहला जो यहाँ पे एलिमेंट है वो एचटीएमएल एलिमेंट ही यूज हुआ है डॉक टाइप के बाद, ठीक है, तो इसलिए इसको रूट एलिमेंट बोलते हैं। रूट एलिमेंट बोलने को और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि एचटीएमएल टैग ओपनिंग टैग है, ठीक है, उसके अंदर कंटेंट क्या क्या आता है। कंटेंट की अगर आप बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक आता है हेड एलिमेंट, हेड एलिमेंट क्योंकि ओपनिंग टैग के जस्ट बाद हेड एलिमेंट आया है, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि जो हेड एलिमेंट है वो एचटीएमएल के अंदर ही आया है। क्यों, क्योंकि एचटीएमएल अभी तक क्लोज नहीं हुआ, कहीं भी आपको एचटीएमएल क्लोज दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है। इसका मतलब क्या है,
ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के मैंने बोला था बीच में हम कंटेंट लिखते हैं, तो HTML का जो ओपनिंग टैग है और HTML का जो क्लोजिंग टैग है उसके बीच में जितने भी चीजें लिखी हुई है वो सारा हमारा क्या है, HTML का कंटेंट है। ये बात समझ आ रही है? देखो नहीं समझ आ रही दोबारा वीडियो देखो, दोबारा शुरू से देखो, ठीक है। ये चीजें मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करा रहा हूँ ताकि ये चीजें जल्दी जल्दी खत्म होकर हम प्रैक्टिकल कोडिंग स्टार्ट कर सके, ठीक है। लेकिन अगर आपको चीजें नहीं समझ आ रही दोबारा देखो, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी सोर्स से देखो, आप अलग अलग सोर्सेज देखो, जैसे जैसे मैंने आपको ChatGPT बताई, उनसे भी सोर्सेज से आप इंफॉर्मेशन लो जहां से आप ले सकते हो, क्योंकि आपको ग्रो करना है, आपको देखना है कि आपको कैसे ग्रो करना है, ठीक है। सो आगे जो है हमारे पास सबसे पहले हेड एलिमेंट है। हेड एलिमेंट के बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है बॉडी एलिमेंट है। हेड के जस्ट नीचे, हेड कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, हेड के अंदर कंटेंट है उसको भी छोड़ दो, ठीक है। अभी हेड का ओपनिंग टैग देखो और हेड का क्लोजिंग टैग देखो। हेड का जैसे ही क्लोज हो रहा है उसके नीचे बॉडी टैग यूज हो रहा है, ठीक है, बॉडी एलिमेंट, सॉरी, बॉडी एलिमेंट यूज हो रहा है। और बॉडी के अंदर कंटेंट में क्या लिखा हुआ है, हियर यू कैन राइट योर HTML एलिमेंट्स। देखो ये कमेंट है, कमेंट अब जस्ट ऐसे याद रखो, कमेंट्स के बारे में अलग सी वीडियो बनाऊंगा मैं। कमेंट्स जस्ट आप ऐसे याद रखो कि ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने लिखी है, खुद लिखी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लिख के नहीं आती है स्ट्रक्चर में, ये मैंने जस्ट आपको लिखने के लिए बोला कि यहाँ पे आप अपने एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद बॉडी एलिमेंट जैसे ही क्लोज होता है वो उसके बाद HTML एलिमेंट क्लोज हो जा रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, HTML के अंदर दो कंटेंट आ रहे हैं, हेड कंटेंट, बॉडी कंटेंट। और बॉडी कंटेंट, बॉडी जो एलिमेंट है उसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स, जो भी मैंने आपको वेबसाइट्स के अंदर एलिमेंट्स बताए हैं ना, इमेज एलिमेंट, टेक्स्ट एलिमेंट, वटएवर, ठीक है, वटएवर एलिमेंट, वो आप बॉडी एलिमेंट के अंदर ही लिखोगे, ठीक है। एक वेबसाइट की जो बॉडी है उसके अंदर ही लिखोगे, ठीक है। देन हम हेड एलिमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। हेड एलिमेंट के अंदर यहाँ पे आप दो चीजें देख पा रहे हो, दो टाइप के एलिमेंट्स देख पा रहे होगे। सबसे पहला है एक मेटा एलिमेंट, देन है टाइटल एलिमेंट, ठीक है। तो देखो मेटा एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, मेटा एलिमेंट को आप ऐसे याद रखो कि ये कुछ स्पेशल टैग्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं जो कि वेब ब्राउजर को एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो वेब ब्राउजर्स में जो ये रन हो रही है, वेबसाइट रन हो रही है, उनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, पूरी वेबसाइट के बारे में। ये कुछ मेटा टैग्स इसलिए यूज होते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे मेटा टैग, लेकिन अभी इनको जानने की जरूरत नहीं है। ये आपको बाय डिफॉल्ट लिख के आता है, जैसे मैं बताऊंगा कैसे हम इनको राइट अप करते हैं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेटा टैग पे इतना फोकस मत करो, क्योंकि मेटा टैग हम लास्ट में करेंगे, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बेसिक कोडिंग स्टार्ट करें ताकि आपको एक मोटिवेशन आ जाए कि हाँ ये हमारा चल रहा है, ठीक है, हम कोड रन कर पा रहे हैं और ये आपको एक ब्यूटीफुल आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। देन आपका एक मोटिवेशन बनेगा, देन आप आगे कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हम टाइटल एलिमेंट की बात करते हैं। टाइटल एलिमेंट के अंदर एक छोटा सा कंटेंट है, HTML बेसिक कोड स्ट्रक्चर। ये भी मैंने खुद लिखा है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के आता है। अगर आप VS कोड या फिर और भी कोड एडिटर्स यूज कर रहे हैं, मैं बेसिकली बता दूं इस वीडियो में मैं VS कोड यूज करने वाला हूँ, ठीक है, कोडिंग के लिए। आप कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं, एटम यूज कर सकते हैं, या स्लाइम यूज कर सकते हैं, सप्लाइम यूज कर सकते हैं, और भी कोड एडिटर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें VS कोड यूज कर रहा हूँ, और हर कोड एडिटर में बेसिक कोड स्ट्रक्चर बेसिकली सेम ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट लिखा होता है, मैंने चेंज किया यहाँ पे ताकि आपको शो कर सकूं कि एक HTML का बेसिक कोड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेड टैग की ही बात कर, हेड एलिमेंट की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी एलिमेंट की हम बाद में बात करेंगे, पहले हेड एलिमेंट देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो जो हेड एलिमेंट होता है उसमें कौन कौन से कॉमन टैग्स यूज होते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो टाइटल टैग। मैंने बताया कि मेटा टैग्स पहले यूज होगा, कोई इशू नहीं है, आप टाइटल को ऊपर लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। टाइटल टैग, जिसको हम टाइटल एलिमेंट भी बोलते हैं, टाइटल एलिमेंट में क्या होता है कि हम जो वेबसाइट है ना, जब आप वेबसाइट को रन करते हो, ठीक है, मान लो आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है या फोन से पढ़ रहे हो, अगर आप वेब ब्राउजर में रन करते हो किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप वर्जन पे, ठीक है, डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे जो टैब होता है ना हमारा, जैसे गूगल क्रोम पे अगर आप करते हो या फिर कोई भी मोजिल्ला फायरफॉक्स पे, जो ऊपर टैब्स होते हैं, टैब्स पे जो नेम शो कर रहा होता है ना वेबसाइट का, वो हम चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं टाइटल एलिमेंट से, ठीक है। अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे टाइटल एलिमेंट को। देन है मेटा टैग। मेटा टैग या मेटा एलिमेंट क्या होते हैं, वो हमारे वेबसाइट के SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम कोई भी वेबसाइट जैसे Amazon सर्च करते हैं, वो बिल्कुल टॉप में शो कर रहा होता है,
ठीक है। अगर फिर हम कोई भी वेबसाइट शो, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनका जो नाम है वो सबसे टॉप पे शो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो सर्च इंजन है, जो हमारा गूगल सर्च इंजन है, फिर कोई भी सर्च इंजन है, उनको ऑप्टिमाइज कर दिया है। ठीक है, कि ऐसे ऑप्टिमाइज किया है कि उनकी वेबसाइट सबसे ऊपर शो हो। जैसे वो Amazon लिखोगे सबसे ऊपर शो होगा उनका। ठीक है, या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट लिखते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, इंडियन प्राइसेस में जो भी है, ठीक है, तो वो आपको ऊपर शो होता है। सबसे पहले Amazon या फ्लिपकार्ट ऐसे वेबसाइट्स के ही लिंक आते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लिया। ये ऑप्टिमाइजेशन हम करते हैं मेटा टैग से। ये डिफरेंट थिंग है फ्रॉम HTML CSS। ठीक है, ये वेबसाइट का एडवांस पार्ट है कि हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को रैंकिंग करने के लिए। क्योंकि गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग होती है, हर सर्च इंजन में रैंकिंग होती है वेबसाइट्स की। ठीक है, किस रैंक में वो आएंगे, ठीक है, तभी वो रैंक कर पाते हैं सबसे ऊपर। ओके, तो इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम लास्ट में सीखेंगे, मेटा टैग्स को हम लास्ट में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है लिंक टैग। हम कॉमन टैग्स पढ़ रहे हैं जो हेड एलिमेंट में यूज होते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल टैग या टाइटल एलिमेंट पढ़ा, देन मेटा एलिमेंट है, देन लिंक एलिमेंट, लिंक टैग। ये क्या करते हैं? जैसे नाम सजेस्ट करते हैं हमें कि ये लिंक करते हैं हमारी HTML फाइल को एक्सटर्नल फाइल से। एक्सटर्नल फाइल्स कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। CSS की फाइल्स हो जाएगी, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम एक्सटर्नली लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक टैग का ये यूज होता है। देन हमारे पास स्टाइल टैग होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया CSS हमारी स्टाइलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो स्टाइल टैग का बेसिकली वही काम होता है, CSS को ऐड करना। ठीक है, CSS को ऐड करने का काफी तरीके होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट बेसिकली मैं आपको बताता हूँ स्टाइल टैग का यूज होता है CSS को ऐड करने के लिए। देन हमारे पास एक और टैग आता है, एक और कॉमन टैग है जो कि हेड एलिमेंट में होता है, वो है स्क्रिप्ट टैग। मैंने आपको बताया कि जो वेब डेवलपमेंट है उसका फाउंडेशन क्या है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब हमारे फंडामेंटल्स क्या है? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज होता है। क्या मतलब? कि CSS को ऐड करने के लिए लिंक टैग यूज होता है और जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको टाइटल एलिमेंट के बारे में बोला था कि हम बात करेंगे। टाइटल एलिमेंट देखो, टाइटल एलिमेंट कैसे काम करता है और व्हाट टाइटल टैग एक्चुअली डू करता क्या है। ठीक है, देखते हैं। हमारे पास ये Amazon की वेबसाइट है। ठीक है, आप देख सकते हो प्रॉपर वेबसाइट है और मैं आपको बता दूं गूगल क्रोम में खुली हुई है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे पास टैब है और टैब पे क्या लिखा हुआ है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया। ठीक है, ये हमारा टाइटल है। किसी भी वेबसाइट के अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलो वहां पे अलग अलग टाइटल्स होते हैं और उस वेबसाइट के रिलेटेड टाइटल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये हेड एलिमेंट के अंदर टाइटल एलिमेंट है ना, टाइटल टैग है, वो यही करता है। वो टाइटल टैग क्या करता है? इन्हीं टाइटल्स को चेंज करता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि टाइटल टैग क्या करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी वेबसाइट में। ठीक है, हमारे हेड एलिमेंट के अंदर वो यूज क्यों होता है। ठीक है, हेड एलिमेंट में बता दो बेसिकली क्यों यूज होता है। वो होता है कि हमारी वेबसाइट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना। किसको देना है? अगेन वेब ब्राउजर को देना। ठीक है, ये वेब ब्राउजर में ही ओपन हो रहा है और वेबसाइट का क्या नाम होना चाहिए वो हम वेब ब्राउजर को बता रहे हैं। तो कौन बताएगा? हेड एलिमेंट बताएगा। किसकी हेल्प से बताएगा? टाइटल एलिमेंट्स की हेल्प से बताएगा। ठीक है, अगर आप टाइटल देखो, यहाँ पे है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया और आगे बहुत कुछ है, मतलब बड़ा टाइटल है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके साथ एक नोटिस करो, ऑनलाइन के जस्ट लेफ्ट में एक इमेज शो कर रही है Amazon। ये लोगो है Amazon का। अगर आप लोगो आपने देखा हो Amazon का तो एग्जैक्टली सेम लोगो है। ठीक है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं HTML CSS के थ्रू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फैब आइकन। ठीक है, FAB, फैब आइकन। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इसको, क्योंकि HTML में हर एक चीज वेबसाइट पे जो भी आपको दिख रहा है हर एक चीज HTML CSS से कस्टमाइज की जा सकती है। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि फैब आइकन को भी कैसे चेंज करते हैं। हम हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इतना ही प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि कैसे ये सारी चीजें होंगी। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं शुरू। तो देखो, HTML CSS की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम कैसे कोड फाइल्स बनाएंगे और कैसे इसका स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे और इसका नाम दे देता हूँ माई ऑल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, देन माई ऑल प्रोजेक्ट्स में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर एक और क्रिएट कर लेता हूँ। इसको दे देता हूँ प्रोजेक्ट 1। एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट 2। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये फोल्डर है माई ऑल प्रोजेक्ट्स, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे इसी फोल्डर में होंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2। ठीक है, या यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको डे 1 ले लेता हूँ
डे 1 नहीं, सॉरी डे 2 है हमारा। डे 1 हमारा इंट्रो था, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट 2, इसको कर लेते हैं हम डे 3, ठीक है। हमारे पास डे 2। अब इसको क्या है कि हमें VS कोड में ओपन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले, देखो हमारे पास फाइल्स कहाँ पे है, हमारी डेस्कटॉप पे है ना, ठीक है। सबसे पहले हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। मैं VS कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक न्यू विंडो जैसे क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे पास ये न्यू विंडो आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन फोल्डर करता हूँ। ओपन फोल्डर करने के बाद मैं देखूंगा यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारी फाइल्स हैं और माई ऑल प्रोजेक्ट्स। मैं इसको ओपन कर लूंगा, ठीक है। जस्ट देखो मैं किसको ओपन कर रहा हूँ, माई ऑल प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर का क्या हेल्प है कि देखो आपके सारे प्रोजेक्ट्स एक ही कोड वर्क स्पेस में होंगे, ठीक है। एक ही जो हमारी फाइल है VS कोड की वर्क स्पेस फाइल है, उसमें सारे कोड्स हमारे कोड का जो फाइल्स है वो हमारे आ जाएंगे। चाहे हम डे 2 के कर रहे हैं या डे 11 या डे 12 या कोई भी डे है उसके कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वैसे कोई भी नेम की कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप कोई भी नेम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 दिया था, आप कोई भी नेम्स दे सकते हो। यहाँ पे मैं क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ डे वाइज, ठीक है, तो मैं डे वाइज कर रहा हूँ। अब क्या करना है, आपने डे 2 को, जैसे यहाँ पे कोई सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, आपने डे 2 को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है उस पर। देन यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू फाइल जनरेट कर लेनी है और उसका नाम दे देना है index.html, ठीक है। देन index.html एंड देन यहाँ पे एक और न्यू फाइल बना देते हैं style.css, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक HTML फाइल बनाई है जिसका नाम दिया है मैंने index.html। हम इसे वेलकम को हटा देते हैं, index.html। और एक CSS फाइल बनाई है जिसका नाम दिया है मैंने style.css। देखो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नाम देने की index.html और style.css, लेकिन ये क्यों यूज किया मैंने, क्या पर्पस यूज करने का, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एंड में बताऊंगा सारी चीजें ये, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक ये सीख लेते हैं कि कैसे फाइल जनरेट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर बताया मैंने, देन फाइल्स कैसे बन रही है वो बताया मैंने आपको, और अब एक्सटेंशन दे सकते हो index.html style.css, मतलब ये हमारे HTML फाइल है और ये style.css फाइल है, ठीक है। एक्सटेंशन मैंने एक लाइव सर्वर यूज कर रहा हूँ रन करने के लिए, ठीक है। अगर आपको VS कोड कैसे सेटअप करना है और HTML के लिए कैसे सेटअप करना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन, सिर्फ एक एक्सटेंशन चाहिए आपको, वो है लाइव सर्वर, ठीक है। हम वापस अपने फाइल्स पर आ जाते हैं और यहाँ पे मैं देखो अपने कीबोर्ड में आपने एक्सक्लेमेटरी साइन ढूंढना है, ठीक है। या तो एक्सक्लेमेटरी साइन, जैसे मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन एंटर किया, अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है इमेट एब्रीविएशन। तो देखो हमारे VS कोड में ना इमेट के शॉर्टकट्स होते हैं। इमेट शॉर्टकट्स क्या होते हैं आप, मैं बताऊंगा डिटेल में बताऊंगा, बट बेसिकली आप अगर आप इतना जान लो, ठीक है। तो इमेट होते हैं वो ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं फास्टर कोड करने में, ठीक है। आप जो अपना HTML CSS का कोड लिख रहे हो, कोई भी कोड लिख रहे हो, ठीक है, उसको कैसे फास्ट तरीके से लिख सकते हो, उसके लिए हम इमेट शॉर्टकट्स यूज करते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत से एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है ताकि हम सारे शॉर्टकट्स को एक बार में ही देख सकें, ठीक है। तो ये 2 शॉर्टकट्स बताता हूँ, या तो आप एक्सक्लेमेटरी साइन यूज कर सकते हो या HTML यहाँ पे :5, ठीक है। दोनों का सेम ही काम है। यहाँ पे मैं HTML :5 लिखता हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, मैं थोड़े कोड को वो कर लेता हूँ, ठीक है। जो जो बेसिकली मैंने आपको बताया था ये वही कोड स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक डॉक टाइप है, ठीक है, डॉक टाइप HTML, देन हमारे पास एक HTML एलिमेंट है जो कि हमारे ये रूट एलिमेंट है, ये हमारा रूट एलिमेंट है, ठीक है। ओके, हमारे पास रूट एलिमेंट है। देन हमारे पास ये हेड एलिमेंट है। हेड एलिमेंट के अंदर ये इसके अपने कुछ कंटेंट है, मेटा एलिमेंट्स और टाइटल एलिमेंट। देन हेड क्लोज हो जाता है। देन बॉडी है, और जैसे मैंने आपको बताया था टाइटल जो है वो डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट, मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट लिख के आएगा, ठीक है। और बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिख के आएगा, वो मैंने ही लिखा था कमेंट के रूप में कि हमारे बॉडी के अंदर क्या हो सकता है कि हमारे ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, वो सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, उन सबको बंद कर देते हैं। और जैसे ही हम या तो एक्सक्लेमेटरी साइन, जो अब एक्सक्लेमेटरी यूज कर लेते हैं, हमने HTML5 तो यूज कर लिया, एक्सक्लेमेटरी देखो सेम आउटपुट, चाहे एक्सक्लेमेटरी यूज करो चाहे HTML5 यूज करो, सेम ही आउटपुट आएगा, ठीक है। सेम ही आपको डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मिलेगा, सब कुछ सेम है, मेटा एलिमेंट्स भी, टाइटल भी, हेड, बॉडी, ठीक है, सब कुछ सेम है। अब आपके पास डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर तो पता चल गया, ठीक है। अब हम हेड की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब ये बात कर लेते हैं इसको रन कैसे करना है। आपने क्या करना है, जैसे आपने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया है आपके एक्सटेंशंस में, ठीक है, लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया है, आपने क्या करना है, या तो
VS कोड को दोबारा ओपन कर लें, कई बार नहीं चलता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर आएगा ऑप्शन, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। ओपन कर लिया। देखो मेरा ओपन जो हुआ है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हुआ है, गूगल क्रोम में नहीं, क्योंकि मेरे जो बाय डिफॉल्ट मेरा जो वेब ब्राउजर है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे टाइटल क्या शो कर रहा है, डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, राइट। और इसके साथ कोई इमेज भी नहीं शो कर रही है, जस्ट एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है जैसे, वैसा कुछ शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम टाइटल चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊंगा टाइटल चेंज करने से क्या होगा, ठीक है। टाइटल मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ डे 2 HTML CSS, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, देखो हमारा वो ओपन था, हमने बंद नहीं किया था, जैसे मैंने सेव किया देखो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया वहां पे आउटपुट, ठीक है। लाइव सर्वर का यही काम होता है, यही हेल्प होती है लाइव सर्वर से कि हम रियल टाइम में, ठीक है, जैसे जैसे आप कोडिंग कर रहे हो लाइव चेंजेस देख सकते हो हमारे वेबसाइट में, ठीक है। यहाँ पे हमने वो टाइटल चेंज हो गया। यही से हम टाइटल और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। सेव किया, देखो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें, मैंने आपको कुछ टैग्स बताए थे, हेड के अंदर कोई टैग्स यूज होते हैं, हम ये फिलहाल ये लिख देते हैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। हेड के अंदर कुछ टैग्स यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया मेटा टैग तो हो चुका है, मेटा टैग मैंने आपको बताया कि हम लास्ट में करेंगे। देन टाइटल टैग भी हो चुका है, ठीक है। अब है जो है लिंक टैग, ठीक है। पर लिंक टैग के बारे में मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। जब हम CSS का स्टार्ट करेंगे, लिंक टैग उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। स्टाइल टैग भी उसके साथ ही बताऊंगा मैं आपको। स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम अपनी फाइल्स को लेंगे, यहाँ पे मैं डे 2 में एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, script.js। देखो ये जावास्क्रिप्ट फाइल होती है और उसका एक्सटेंशन होता है j.js, ठीक है। देखो हमें कोई इश्यू, मतलब हम HTML CSS कोर्स कर रहे हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोई यूज नहीं है, ठीक है। जस्ट हम HTML CSS ही करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट फाइल अगर है आपके पास और आपको लिंक करनी है तो कैसे लिंक करनी है, ठीक है। आप स्क्रिप्ट, यहाँ पे जैसे आप स्क्रिप्ट लिखते हो ना, SCRIPT, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मॉड्यूल, स्क्रिप्ट सोर्स। आपने स्क्रिप्ट सोर्स पे क्लिक करना है। सोर्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो ये बताता है कि ब्राउजर को कि फाइल हमारी कहाँ पर है। फाइल देखो हमारे पास डे 2 है, डे 2 के अंदर ही तीनों फाइल इकट्ठी हैं, किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं है, सब कुछ एक साथ ही है। आपने क्या करना है, सोर्स के अंदर जाके डॉट स्लैश यूज करना है। जैसे आप डॉट स्लैश यूज करोगे आपके पास 3 फाइल्स आ जाएंगे, क्योंकि जो हमारे फोल्डर के अंदर ये 3 ही फाइल्स ही हैं। आपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस पे क्लिक करना है, जस्ट सिंपल। आपकी स्क्रिप्ट जो फाइल है, जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट फाइल है, वो कनेक्ट हो चुकी है हमारे किससे, HTML फाइल से, ठीक है, कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक तरीका है जावास्क्रिप्ट ऐड करने का। दूसरा तरीका जो है वो है स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। देखो दोनों स्क्रिप्ट टैग से यूज होते हैं, फर्क क्या है दोनों में, कि यहाँ पे आप डायरेक्टली, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली राइट द JS कोड, यहाँ पे आप डायरेक्टली JS कोड लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको कोई लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फाइल है, जैसे हमारे पास ये एक्सटर्नल फाइल है ना, इसको लिंक करना हो तो उसके लिए आपको एक सोर्स एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा इसी स्क्रिप्ट टैग में, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, और इसको भी हटा देता हूँ, ओके। तो मैं अगर इसी में ही एक एट्रीब्यूट डाल के, सोर्स डाल के अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, देखो अब ये बाहर से एक्सटर्नल लेगा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल उठा लेगा, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट टैग का काम है, ओके। मैं इसको सेव किया, देखो हमारे पास स्क्रिप्ट टैग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना स्टाइल और CSS में लिखा हुआ है, इसलिए कोई भी आउटपुट आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं बॉडी में अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि इट इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, यार मैं सेव करूंगा। अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे जस्ट तो अगर मैं इसको जूम करता हूँ हमारे वेब ब्राउजर को, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है इट इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्यों लिखा हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम बॉडी में जो भी लिखेंगे, ठीक है, बॉडी में जो भी लिखेंगे वो हमें किस में शो होगा, वेबसाइट में शो होगा, हमारे वेबसाइट में जो वेब ब्राउजर में ओपन हो रही है उस वेबसाइट में शो होगा, ठीक है। लेकिन बॉडी में हम कुछ ऐसे ही नहीं लिख सकते, मैंने आपको बताया था बॉडी में वो हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो हर चीज करने का, चाहे आप ये सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हो ना, सिंपल सा टेक्स्ट है इट इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको लिखने के लिए भी एक एलिमेंट बना है जो कि हमारा P एलिमेंट है। सारे एलिमेंट्स एक्सप्लेन करूंगा, पर सबसे पहले हम P एलिमेंट देख लेते हैं, जस्ट नॉर्मल क्या काम है इसका। फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, सेव करूंगा, सेम ही काम है, ठीक है।
सबको सेम काम है। इट इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और मेरे पास यहाँ पे टाइटल भी दिख रहा है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये पी टैग का यही काम है। देखो अगर आप पी टैग के बिना लिखोगे तो ये नॉर्मल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपको कोई ना कोई टैग चाहिए कुछ भी लिखने के लिए। अगर आप सिंपली लिख देते हो यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपको कोई ना कोई टैग के अंदर ही कोई ना कोई कंटेंट लिखना है। ठीक है, हर कंटेंट के लिए अलग अलग टैग बना है, तो आपने अपने टैग के अंदर ही कंटेंट को लिखना है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है आपने। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं CSS की। देखो मैंने आपको दो टैग्स नहीं बताए हैं। सबसे पहले जो है वो लिंक टैग नहीं बताया मैंने आपको, और मैंने आपको स्टाइल टैग नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? CSS की वजह से, क्योंकि ये दोनों टैग CSS से बहुत ज्यादा लिंक करते हैं। ठीक है, और एक और चीज है जो आपको मैंने नहीं बताई, वो है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। माई फर्स्ट प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे एक जो आइकन है जिसको मैंने बोला था फैब आइकन होता है, वो भी हमारा लिंक टैग के थ्रू ही बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि CSS, जावास्क्रिप्ट तो हम लिंक कर चुके हैं, CSS को कैसे लिंक करते हैं। तो देख लेते हैं CSS लिंकिंग। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है CSS लिंकिंग। ठीक है, तो CSS को कैसे लिंक किया जाता है वो हम देखेंगे। कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम CSS को लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो CSS लिंक करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका होता है वो है यूजिंग स्टाइल टैग। जो मैंने आपको बताया कि स्टाइल टैग मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वही है। स्टाइल टैग यूज करके हम CSS को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्रिप्ट टैग के हम अंदर हम दो चीजें कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम डायरेक्टली भी जावास्क्रिप्ट कोड लिख सकते हैं, या हम एक्सटर्नली भी मंगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी फाइल। ओके, स्टाइल टैग में क्या होता है कि हम डायरेक्टली CSS कोड लिख सकते हैं HTML फाइल के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। ये बात ध्यान देने वाली है कि इस CSS को इंटरनल CSS क्यों बोलते हैं, कि हम स्टाइल टैग जो एलिमेंट है, जो स्टाइल एलिमेंट है, वो हेड एलिमेंट के अंदर जो यूज हो रहा है उसके अंदर डायरेक्टली हम CSS कोड लिख देंगे और वो HTML के अंदर रेंडर होगा। ठीक है, HTML के ऊपर अप्लाई होगा, इसलिए इसको इंटरनल CSS कहते हैं। पहला तरीका तो ये है, स्टाइल टैग यूज कर लिया। दूसरा जो तरीका होता है वो है स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके। ठीक है, एट्रीब्यूट लिखने का तरीका आपको पता है, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे यूज होगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली इस जो ये जो तरीके है इसको बोलते हैं हम इनलाइन CSS। इनलाइन CSS क्यों बोलते हैं? अब देखो एट्रीब्यूट किस में लिखा जाता है? ऑपरेंड टैग में। तो ठीक है, जो हम स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे ना, ध्यान रहे, जो स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे, जो हमारा फर्स्ट तरीका है, स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे, वो CSS सब पे अप्लाई होगी। भले हम जिस पे टारगेट करें, हम सारी चीजें पढ़ेंगे अभी, जिस पे हम टारगेट करें उस पे अप्लाई होगी, बट स्टिल वो जो स्टाइल जो है एट्रीब्यूट है, वो है कि जिस टैग पर हम अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ उसी टैग पे अप्लाई होगा। ठीक है, अगर हमारे पास P एलिमेंट है या बॉडी एलिमेंट है, बॉडी के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं, या P एलिमेंट के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो वो सिर्फ उसी पे होगा और किसी पे हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन स्टाइल टैग में क्या हमें फैसिलिटी मिलती है कि स्टाइल टैग में हमने एक बार हमने कोई कोड लिख दिया, उसको हम अलग अलग चीजें हम यूज कर सकते हैं। हाँ, तरीके अलग अलग कैसे करना है, ठीक है, उसमें भी लिमिटेशंस है कुछ कि कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। बट इतना याद रखना है, स्टाइल टैग में जो कोड हम लिख रहे हैं हम उसको रीयूज कर सकते हैं या रीयूज बना सकते हैं। ठीक है, बट जो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है जिसको हम इनलाइन CSS बोलते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग टैग के साथ ही लिखी जाती है इसलिए उसको हम इनलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, किसी और में मतलब सेम ही, या तो हमें दोबारा स्टाइल एट्रीब्यूट लिख के लिखना होगा। ठीक है, कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन स्टाइल टैग में ऐसा नहीं होता, एक बार कोड लिख दिया आप दोबारा कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। हाँ, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। चलो अब तीसरा तरीका देख लेते हैं। तीसरा तरीका है लिंक टैग। लिंक टैग जैसे स्क्रिप्ट के अंदर हमने सोर्स फाइल लिखी थी SRC एट्रीब्यूट यूज करके एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मंगाई थी, वैसे लिंक टैग में क्या होता है, हम लिंक टैग यूज करके, लिंक एलिमेंट यूज करके इन एक्सटर्नल CSS फाइल हम लिंक कर सकते हैं, किससे? हमारी HTML फाइल से। ठीक है, तो जो हमारे पास index.html है उसमें हम style.css को लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके हैं लिंक करने के। तो चलिए इनको हम प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो देखो CSS को कैसे लिंक करना है अब। ठीक है, अब हम सबसे पहला तरीका जो है CSS का लिंक करने का वो यूज करेंगे, वो है स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग हमने लिख लिया। देखो अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, जो भी मैं अब लिखूंगा आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, वो हम बाद में समझेंगे कि CSS को कैसे अप्लाई करते हैं। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि CSS वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे बॉडी को टारगेट करता हूँ। ठीक है, बॉडी को मैंने टारगेट कर लिया। ठीक है, बॉडी को टारगेट करने के बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है। ये सारी चीजें देखो अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने बॉडी क्यों लिखा है। ठीक है, और ये एंगल ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं, और यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा उसको समझने की जरूरत नहीं है। बस आपने ये समझना है कि CSS जो भी लिखी मैंने वो काम कर रही है, और इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो काम करेगी, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बिजी कलर लिखता हूँ, बैकग्राउंड कलर।
देखो बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होता है ना, अगर मैं बात करूँ, वेट, मैं इसको कर देता हूँ लाइट सर्वर, ओपन लाइट सर्वर। देखो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर होता है बॉडी का। मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर जो भी है वो शो करता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो भी चीज है भाई, जैसे अगर मैं यहाँ पे हे लिखता हूँ, ठीक है, तो वहां पे वो शो करेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर ही सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो बॉडी का बाय डिफॉल्ट कलर व्हाइट होता है, व्हाइट के ऊपर ही सारी चीजें शो कर रही है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट लिखता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर किसका, बॉडी का, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है बाय डिफॉल्ट है व्हाइट, और मैं व्हाइट ही लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे व्हाइट की जगह कुछ और लिखता हूँ, लेट्स से लाइट ब्लू। ठीक है, सी, बॉडी का जो है वो कलर चेंज हो चुका है, पहले व्हाइट था अब लाइट ब्लू हो चुका है। इसका क्या मतलब है, हमारी सीएसएस जो है काम कर रही है। ठीक है, ये है स्टाइल एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पी टैग ले लेता हूँ। पी टैग के अंदर मैंने लिख दिया, हे आई एम मिस्टर एक्स। ओके, नाउ मैं इसको लेट्स से ब्लैक कर देता हूँ। वाई ब्लैक, मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी पूरा ब्लैक हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, नहीं शो कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि टी टैग का जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो होता है ब्लैक। मतलब जो टेक्स्ट है आपने वेबसाइट में देखा होगा, बाय डिफॉल्ट किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। हम दूसरा टैग यूज करेंगे। हमारे पास जो पहला जो तरीका था हमारा, ठीक है, वो है इंटरनल सी एस एस। इंटरनल सी एस एस हमारी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इनलाइन सी एस एस। ठीक है, जो हमारी दूसरा दूसरा तरीका है। हमारा पहला तरीका हो चुका है इंटरनल सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं, इनलाइन सीएसएस अप्लाई करेंगे। इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट लिखने का तरीका आपको पता ही है। यहाँ पे स्टाइल हमारा वो एट्रीब्यूट का नेम है, देन इक्वल टू साइन लगा है, देन यहाँ पे डबल कोटेड कॉमा में इसकी वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू क्या लिखी मैंने, बैकग्राउंड कलर सेम जैसे है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं यूज करूंगा, सॉरी बैकग्राउंड कलर नहीं, यहाँ पे मैं एक कलर प्रॉपर्टी यूज करूंगा। देखिए आपको जो भी जो कुछ भी है आपको समझ नहीं आ रहा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हम एक एक करके समझेंगे। जस्ट आपको मैं ये बता रहा हूँ सीएसएस कैसे काम कर रही है। यहाँ पे मैंने व्हाइट ले लिया। देखो बेसिकली मैं बता देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड का कैसा कलर होगा ये डिफाइन करता है, और जो कलर प्रॉपर्टी है वो डिफाइन करती है कि हमारा टेक्स्ट का कलर कैसा होगा। ठीक है, टेक्स्ट का कलर कैसा होगा। देखो टेक्स्ट पहले ब्लैक था, नहीं दिख रहा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ब्लैक। ठीक है, फिर सेव किया, शो कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले जैसा ही है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होता है। मैं व्हाइट कर दूंगा, यहाँ पे व्हाइट शो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ व्हाइट ही नहीं, कोई भी कलर दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया लाइट कोरल, शो हो रहा है। ठीक है, वैसे ही अब कलर, कलर जो प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट कलर के लिए यूज हो रही है, और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी बैकग्राउंड के लिए यूज हो रही है। लेकिन ये हमारा मैटर नहीं है, मैटर ये है कि अभी सीएसएस कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये इनलाइन सीएसएस भी हो चुकी है। और मैंने आपको बताया इनलाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पी टैग के साथ, जस्ट ऑपरेटिंग टैग के साथ ही यूज होते हैं, इसलिए इसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सटर्नल सीएसएस कैसे लिंक करनी है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इन दोनों चीजों को हटा देता हूँ। ठीक है, यार चलो रख लेते हैं ताकि हम पता लगे कि तीनों चीजें यूज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और टैग ले लेता हूँ ऊपर। यहाँ पे मैंने ले लिया H1 टैग। H1 टैग मैंने आपको बताया हेडिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट हेडिंग। अब आपको मैं बता देता हूँ कैसा दिखता है ये। ठीक है, या एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर फिर से हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, देखो माई फर्स्ट हेडिंग आपको दिख रही है। ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं ब्लू। ठीक, डन, ऑल डन। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, माई फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था H1 जो है हेडिंग के लिए यूज होता है। सारे टैग्स पढ़ेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कैसे काम कर रहा है हर चीज। अब इस स्टाइल एट्रीब्यूट में मैं क्या करता हूँ, सर स्टाइल डॉट सी एस एस में मैं क्या करता हूँ, मैं H1 को टारगेट करता हूँ। H1 के अंदर मैंने लिख दिया कलर, और लेट्स से ब्लू। ठीक है, या रेड। ठीक है, कलर मैंने आपको बताया किसका कलर चेंज होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। ठीक है, लेकिन देखते हैं, कलर चेंज नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने CSS फाइल तो बना ली थी, ठीक है, बट हमने HTML के साथ उसको लिंक नहीं किया। CSS लिंकिंग के मैंने 3 तरीके बताए। इंटरनल CSS है, इनलाइन CSS है। इंटरनल मतलब उसके अंदर ही उसकी कोडिंग करेंगे, HTML फाइल के अंदर ही। इनलाइन मतलब उस ओपनिंग टैग के अंदर ही। और एक्सटर्नल CSS कैसे लिंक करते हैं उसके लिए यूज होता है लिंक टैग। मैं काम होता हूँ, कोड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, या लिंक टैग। लिंक टैग में क्या होता है कि 2 एट्रीब्यूट्स आते हैं। एक होता है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन जो REL है, शॉर्ट फॉर रिलेशन, वो ये बताता है कि रिलेशन क्या है। जो भी आप फाइल लिंक करोगे ना, जो भी फाइल आप लिंक करोगे, उसका क्या रिलेशन है आपके HTML फाइल के साथ, ठीक है। तो मैंने रिलेशन बता दिया कि जो ये HTML फाइल है ना, उसका एक रिलेशन है इसके साथ, कि ये स्टाइल शीट है उसकी, ठीक है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट लिख के ही आता है, ठीक है। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज है ये, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि लिंक तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस फाइल का रिलेशन बताना पड़ता है कि रिलेशन क्या है HTML फाइल के साथ। तो रिलेशन मैंने बता दिया कि ये स्टाइल शीट है, ठीक है। CSS फाइल की CSS फाइल है जो हमारे HTML की स्टाइल शीट है। आगे href, अगर आपको याद हो, href मैंने बताया था डेस्टिनेशन बताने के लिए, कि जो फाइल लिंक करोगे उसको पता भी तो होना चाहिए ना कहाँ, वेब ब्राउजर को पता होना चाहिए ना कहाँ फाइल है वो। तो देखो सब कुछ साथ में ही है। तो मैंने आपको बताया कि डॉट / यूज करोगे, आपके पास फाइल आ जाएगी। style.css को अभी लिंक हो चुका है। अगर मैं अभी सेव करता हूँ, बूम, देखो आपका जो CSS जो आपने एक्सटर्नल CSS में लिखा था कि H1 को टारगेट करके उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ अभी, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू अगेन, ठीक है, ब्लू कर देता हूँ, चेंज हो रहा है। देख रहे हो आप, मतलब हमारी एक्सटर्नल फाइल है वो लिंक हो चुकी है। किसके साथ लिंक हो चुकी है? हमारे style.css के लिंक हो चुकी है, ठीक है। ये था लॉन्ग वे इसको लिखने का, किसको लिंक करने का, ठीक है। इसका एक शॉर्ट वे भी है। अगर आप LINK लिखते हो, देखो ये जितने भी आप देख रहे हो सारे शॉर्टकट्स हैं, एमिट के शॉर्टकट्स हैं। यहाँ पे 3rd नंबर पे लिंक कॉलन CSS है। जैसे आप इसको एंटर करोगे, यहाँ पे ये आ गया। देखो यहाँ पे CSS की फाइल का नाम ऑटोमेटिकली लिख के आ गया। क्या लिख के आया? style.css। तभी मैंने यहाँ पे भी style.css लिखा था। आप कोई भी फाइल लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं मोस्टली ये शॉर्टकट्स यूज करता हूँ, तो मैं उस हिसाब से यूज करता हूँ जिस हिसाब से ये काम करते हैं, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ये नाम ये लिख के आता है, ठीक है। तो मैंने भी style.css लिख के करता हूँ ताकि बहुत फास्ट डेवलपमेंट मेरी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास 3rd वे है ये, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो हमारे पास तीन टाइप की लिंकिंग होगी, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। और हमने 2 टैग्स भी देखे, H1 टैग देखा और P टैग देखा। सारे टैग्स दोबारा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के टैग्स होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने CSS की 2 प्रॉपर्टीज भी पढ़ी यहाँ पे, कलर प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सारी हम दोबारा पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी कलर प्रॉपर्टीज होती है, और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या होती है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, सारी चीजें पढ़ेंगे। CSS एक्चुअल में पढ़ेंगे अभी। जस्ट हमने लिंकिंग सीखी है कि लिंकिंग कैसे करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है। हाँ, एक चीज हमारी रह गई है, वो है ये। देखो अगर इसको फैब आइकन को आपने चेंज करना है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने पता क्या करना है, गूगल में जाना है और कोई भी इमेज ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आप गूगल में कोई भी इमेजेस सर्च किए, जैसे लाइक कोई भी इमेज है, ठीक है, जैसे i4 ठीक है। आपने यहाँ से कोई भी इमेज उठाई, ठीक है, जो भी आपको पसंद है, या फिर जो भी आपके पास इमेज है, मेक श्योर कि थोड़ा स्क्वायर शेप में हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो ये वाली इमेजेस होते हैं उनके जो फैब आइकन थोड़े लंबे बनेंगे तो थोड़े वियर्ड लगेंगे, ठीक है, या फिर प्रॉपर्ली आते भी नहीं कई बार। तो मेक श्योर कि वो स्क्वायर शेप में हो, ओके। और मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्टली ये वेबसाइट यूज करता हूँ जिसका नाम है आइडियोग्राम, ठीक है। ये एक AI वेबसाइट है जो कि हमें इमेज जनरेट करके देती है। देखो आप नेट से कोई भी इमेज उठाते हो ना, उसमें एक प्रॉब्लम आती है, क्या? क्योंकि उसकी ऑनरशिप किसी और के पास होती है, ठीक है, उसका कॉपीराइट होता है, ओके। ऑनर का सारा ऑनर के सारे राइट्स होते हैं उस पर, ठीक है। आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते। हाँ, प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हो, मतलब जैसे आप पर्सनल प्रोजेक्ट है कहीं दिखा नहीं रहे हो, लेकिन जब आप लाइव कहीं दिखाओगे तो इसको डोमेन पे डालोगे, ठीक है, वहां पे आपको कॉपीराइट आ जाएगा और आप पे क्लेम भी आ सकता है, ठीक है। आप पे वो कर सकते हैं कि इसने मेरी इमेज चुराई है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप आइडियोग्राम जैसी वेबसाइट, जो AI वेबसाइट्स है, उनको यूज करें। मैंने क्या किया, जैसे मेरे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का मैंने एक लोगो जनरेट किया है। यहाँ पे 4 टाइप की इमेजेस जनरेट हो जाती है।
हर दिन में आई थिंक सो आपको 4-5 प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। प्रॉम्प्ट्स मतलब जो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं ना, तो उस हिसाब से आप अलग अलग इमेज जनरेट कर सकते हो। तो मैंने ये इमेज जनरेट की थी, और ये देखो इसका बैकग्राउंड थोड़ा पिंकिश है, पर मेरे को बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, तो मैंने बैकग्राउंड को हटाने के लिए ये वेबसाइट यूज की, रिमूव पीसी, ठीक है, जो बैकग्राउंड को रिमूव करता है। ओके, तो ये दो वेबसाइट्स मैंने बताई है, ये दो वेबसाइट्स भी आप अपने जहन में रखें और इसको याद रखें या तो लिख लें, ठीक है। और ये हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, आइडियोग्राम जैसी वेबसाइट्स को, रिमूव जैसी वेबसाइट्स को, और जितनी भी वेबसाइट्स बताऊंगा मैं, एआई वेबसाइट्स बताऊंगा, उन सबकी आप लिस्ट बनाते जाना, ठीक है, ताकि आपको याद रखें, ठीक है। चाहे आप अगर कंपनीज में काम करें, आपको बहुत सारी इमेजेस की जरूरत पड़ती है, या फिर आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं अपने गिटहब प्रोफाइल के लिए, आपको बहुत सारी इमेजेस की जरूरत पड़ती है, तो आप इन इमेजेस को यूज कर सकते हैं। देन है रिमूव पीसी, यहाँ पे मैंने अपलोड की थी अपनी फाइल, ठीक है, एंड देन उसको वो कर लिया था, ठीक है, जैसे हमारी ये विदाउट इमेज आ गई है। अब क्या करना है, ये है पीएनजी फाइल इमेज, ठीक है। अब मेक श्योर कि अगर आपकी फाइल अगर पीएनजी नहीं है, मान लो पीएनजी नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी फाइल है, मान लो आपकी फाइल जेपीजी है, तो उसको सबसे पहले पीएनजी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जेपीजी टू पीएनजी कोई भी कन्वर्टर यूज कर सकते हो, सारी फ्री होती है, ठीक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी पीएनजी फाइल बन जाएगी। पीएनजी फाइल बनने के बाद आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, favicon.io, ठीक है। favicon.io में क्या करना है, देन पीएनजी टू आई को कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपनी फाइल, हमारी डेस्कटॉप पे फाइल है, ठीक है, या माई फेवरिक, favicon.io की जिप फाइल बन जाएगी। जस्ट इसको ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी क्या है इसके अंदर। ठीक है, आपको अलग अलग फाइल्स मिलेगी, ठीक है, ये आपकी फैब आइकन है। ओके, इस फैब आइकन को आपने यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। देखो कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा, ठीक है, अपने VS कोड में जाऊंगा, और वेट, जैसे ही मैं इसको यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे डे 2 में कॉपी कर दूंगा, यहाँ पे मेरी डे 2 में कॉपी हो चुकी है फैब आइकन डॉट आई को, ठीक है। अब करना क्या है, मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिंक रिलेशन बनाया था स्टाइल शीट का, वैसे मैं लिंक लिखूंगा, यहाँ पे लिखो CSS के जस्ट नीचे नीचे एक आ रहा है फैबी आइकन, ठीक है। रिलेशन क्या बता रहा है कि एक शॉर्टकट आइकन है ये, HREF बता रहा है कि फैब आइकन डॉट ICO, टाइप क्या बता रहा है कि इमेज है, और एक्स आइकन, इन सबको आप भूल जाओ, बस इतना याद रखना आपने कि रिलेशन क्या है, शॉर्टकट आइकन है ये, और डेस्टिनेशन क्या है, फैब आइकन डॉट IO। अगर आपकी फाइल का नेम कुछ और है, आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि HREF मैंने बताया कि वो डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। मैं दोबारा से डेस्टिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं फैब आइकन लिखूंगा, देखो मेरी फैब आइकन यहाँ पे है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरा कोई और नाम होता तो मैं यहाँ पे कोई और नाम लिखता, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा शो कर रहा है ना, यहाँ पे देखो मेरी इमेज ही छोटी है, इसलिए ये छोटा सा शो कर रहा है। आप कोई भी इमेज लोगे, ब्राइटर इमेज लोगे, मेरी गलती थी कि मैंने एक डार्कर इमेज ली है, ब्राइटर इमेज लोगे, यहाँ पे आपको शो करेगा, जैसे हम अगर Amazon की वेबसाइट्स पे देखते हैं, ठीक है, Amazon की वेबसाइट्स में आपको शो करेगा, लेट्स सी, देखो आपको शो कर रहे हैं यहाँ पे फैब आइकन। वैसे हमारे भी फैब आइकन अब लगाना आप सीख चुके हो, आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, ठीक है। फैब आइकन के बारे में और भी चीज जानेंगे कि कैसे इसको और कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि कई चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं हम, ठीक है। इतना बस याद रखना है कि HTML CSS आप कर रहे हैं, तो हर चीज को आपने ध्यान देना है, और हर चीज हम कस्टमाइज कर सकते हैं, हर चीज कस्टमाइज करने के तरीके हैं, बस आपने सीखते जाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दे देता हूँ कि हर वीडियो के से लास्ट में मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। चलिए प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो आप लोग का आज का जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो है बेसिक वेब पेज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक HTML फाइल बनानी है जिसका नाम होगा index.html। देन आपको इमेज यूज करके बेसिक HTML स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। देन आपको एक टाइटल डालना है अपने वेब पेज को। देन आपको एक हेडिंग ऐड करना है, ठीक है, एक H1 टैग यूज करके हेडिंग ऐड करना है अपने वेब पेज में। देन आपको एक पैराग्राफ ऐड करना है, आप कोई भी पैराग्राफ कर सकते हैं, कोई भी मतलब कंटेंट यूज कर सकते हैं। देन फाइनली आपको क्या करना है, एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनानी है style.css नाम की। देन उसको लिंक करना है आपको index.html से। तो ये आज का प्रोजेक्ट है, और ऐसे ही हर वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिया करूंगा, बेसिक प्रोजेक्ट्स भी, एडवांस प्रोजेक्ट्स भी, हम सारे प्रोजेक्ट्स कवर अप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।